आइए इसे लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. मेरा विश्वास है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, वह दुनिया में अद्वितीय है और इसे हराया नहीं जा सकता। गांधी जी का मानना है कि भारतीय सभ्यता इतनी समृद्ध और सशक्त है कि इसे किसी अन्य सभ्यता से कमतर नहीं आंका जा सकता। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। उन्होंने ये संकेत दिया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की नींव बहुत गहरी और मजबूत है, जिसे हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया था। Rome went, Greece shared the same fate. The might of the pharaohs was broken. Japan has become westernized. रोम समाप्त हो गया, ग्रीस को भी वही भाग्य मिला। मिस्र के फिरौन का साम्राज्य भी टूट गया। जापान पश्चिमीकरण की राह पर चल पड़ा है। यहाँ गांधी जी ने उदाहरण दिए कि प्राचीन सभ्यताएं जैसे रोम, ग्रीस, मिस्र और जापान या तो समाप्त हो गईं या उन्होंने अपनी मूल संस्कृति खो दी। Of China, nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation. चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत अब भी किसी न किसी तरह अपनी नींव पर मजबूती से टिका हुआ है। उन्होंने ये माना कि चीन की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन भारतीय सभ्यता की नींव आज भी अटूट बनी हुई है। The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece or Rome, which exist no longer in their former glory. यूरोप के लोग ग्रीस और रोम के विद्वानों की लिखी पुस्तकों से सीखते हैं, जबकि वे सभ्यताएं अब अपनी पूर्व महानता में अस्तित्व में नहीं हैं। यूरोपीय लोग प्राचीन ग्रीस और रोम की पुस्तकों से सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन सभ्यताओं का वास्तविक रूप अब नहीं बचा है। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome. Such is their pitiable condition. उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय ये कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच सकेंगे। ये उनकी दयनीय स्थिति को दर्शाता है। गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि यूरोपीय लोग प्राचीन ग्रीस और रोम की गलतियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी कमजोरी पिचिएबल कंडीशन को दर्शाता है कि वे अपनी सभ्यता को बनाए नहीं रख सके। मुख्य संदेश। गांधी जी इस पैराग्राफ में यह बताते हैं कि भारतीय सभ्यता अब भी अपनी मूल जरूरत से जुड़ी हुई है, जबकि अन्य प्राचीन सभ्यताएं या तो नष्ट हो गईं या अपनी संस्कृति खो चुकी हैं। यूरोपीय राष्ट्र ग्रीस और रोम के अनुभवों से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी वास्तविक कमजोरी को दर्शाता है। भारत की संस्कृति और सभ्यता की मजबूती ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये पैराग्राफ महात्मा गांधी के विचारों को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज की स्थिरता और महानता पर प्रकाश डाला है। In the midst of all this, India remains immovable, and that is her glory. इन सब के बीच भारत अडिग रहता है और यही उसकी महिमा है। गांधी जी का कहना है कि भले ही दुनिया में कई बदलाव हो रहे हो, भारत अपनी जड़ों पर अडिग है और यही उसकी महानता है। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant, and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. ये भारत पर एक आरोप है कि उसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और कठोर हैं कि उन्हें किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। यहाँ गांधी जी उस आरोप की आलोचना कर रहे हैं, जो भारत की जनता पर लगाया जाता है कि वे बदलाव के प्रति अनिच्छुक और जिद्दी हैं। It is a charge really against our merit. ये असल में हमारे गुणों के खिलाफ एक आरोप है। गांधी जी ये कहते हैं कि ये आरोप भारत की ताकत और स्थिरता के खिलाफ है, क्योंकि भारत ने अनुभव के आधार पर अपने सिद्धांतों को अपनाया है। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. जो कुछ हमने अनुभव की कसौटी पर परखा और सत्य पाया है, हम उसे बदलने का साहस नहीं करते। गांधी जी ये कहते हैं कि भारत ने जो अनुभव से सीखा और जो सच है, उसे बदलने का कोई कारण नहीं है। इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। Many thrust their advice upon India, and she remains steady. कई लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं, लेकिन भारत स्थिर रहता है। भारत पर कई लोग अपनी सलाह देते हैं, लेकिन भारत अपने सिद्धांतों और स्थिरता को बनाए रखता है। This is her beauty. It is the sheet anchor of our hope. यही उसकी सुंदरता है। ये हमारे आशा का मुख्य सहारा है। भारत की स्थिरता और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही उसकी असली सुंदरता है और यही हमें आगे बढ़ने का बल प्रदान करता है।
मुख्य संदेश। गांधी जी इस पैराग्राफ में ये बताते हैं कि भारत की स्थिरता उसकी असली ताकत है। भारतीय जनता पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि वे बदलाव के प्रति अनिच्छुक हैं, लेकिन गांधी जी इसे भारत की स्थिरता और अनुभव से प्राप्त ज्ञान के खिलाफ एक आरोप मानते हैं। यही स्थिरता भारत की असली सुंदरता है और ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत है। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. सभ्यता वह आचार व्यवहार है जो मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग की ओर इंगित करता है। गांधी जी के अनुसार सभ्यता का मतलब केवल भौतिक प्रगति या बाहरी आदतें नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को उसके कर्तव्यों की ओर मार्गदर्शन करती है। सभ्यता का असली उद्देश्य मनुष्य को उसकी जिम्मेदारियां समझाना है। Performance of duty and observance of morality are convertible terms. कर्तव्य का पालन और नैतिकता का पालन एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ गांधी जी कह रहे हैं कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम नैतिकता का पालन भी कर रहे होते हैं। दोनों कर्तव्य और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब हम सही कार्य करते हैं, तो हम नैतिकता को भी अपनाते हैं। To observe morality is to attain mastery over our minds and our passions. नैतिकता का पालन करना हमारे मन और भावनाओं पर नियंत्रण पाने के समान है। गांधी जी के अनुसार नैतिकता का पालन करने का मतलब सिर्फ बाहरी रूप में अच्छा व्यवहार करना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के मन और भावनाओं पर नियंत्रण पाने के समान है। जब हम नैतिकता को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं और इच्छाओं को काबू में करते हैं। So doing, we know ourselves. इस प्रकार हम खुद को जान पाते हैं। जब हम अपनी भावनाओं और आचरण पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम अपने असली रूप को पहचानने में सक्षम होते हैं। ये आत्मज्ञान और आत्मविकास का रास्ता है। The Gujarati equivalent for civilization means good conduct. गुजराती में सभ्यता का पर्यायवाची शब्द अच्छा आचरण है। गांधी जी बताते हैं कि उनकी मातृभाषा गुजराती में सभ्यता का मतलब अच्छा आचरण होता है। यहाँ आचरण का अर्थ किसी व्यक्ति का व्यवहार और कार्य होता है, जो नैतिकता और कर्तव्य की ओर इंगित करता है। मुख्य संदेश। गांधी जी ये स्पष्ट करते हैं कि सभ्यता केवल बाहरी आदतों और भौतिक प्रगति का नाम नहीं है, बल्कि यह कर्तव्य और नैतिकता के पालन से जुड़ी हुई है। जब हम अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और नैतिकता का पालन करते हैं, तो हम अपने असली रूप को जान पाते हैं और यही सभ्यता का असली अर्थ है। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह है। जितना उसे मिलता है, उतना वह और चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। गांधी जी के अनुसार मन कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे एक पक्षी हमेशा उड़ता रहता है, वैसे ही मन हमेशा कुछ और चाहता है और उसे कभी संतोष नहीं मिल पाता। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. जितना हम अपनी इच्छाओं में लिप्त होते हैं, उतना ही वे अधिक उन्मुक्त हो जाती हैं। यहाँ गांधी जी ये कहते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, तो वे हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। Our ancestors, therefore, set a limit to our indulgences. इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी इच्छाओं और सुखों में एक सीमा निर्धारित की थी। गांधी जी मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि वे अति में न जाएं। उन्होंने हमारे सुख और इच्छाओं के लिए सीमाएं निर्धारित की। They saw that happiness was largely a mental condition. उन्होंने देखा कि खुशी मुख्य रूप से मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। गांधी जी बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने समझा कि खुशी केवल बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि ये हमारे मानसिक और आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। खुशी एक मानसिक अवस्था है, जिसे हम अपने दृष्टिकोण और मानसिकता से प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य संदेश। गांधी जी ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि जितना हम इन्हें बढ़ावा देते हैं, वे उतनी ही ज्यादा हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। असल खुशी हमारे मानसिक दृष्टिकोण और स्थिति पर निर्भर करती है, न कि बाहरी तत्वों पर।
A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. एक आदमी केवल इसलिए खुश नहीं होता क्योंकि वह अमीर है या दुखी नहीं होता क्योंकि वह गरीब है। गांधी जी के अनुसार धन का होना खुशी की गारंटी नहीं है और गरीबी का होना दुखी होने का कारण नहीं है। वास्तविक खुशी बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं होती बल्कि मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. अमीरों को अक्सर दुखी देखा जाता है और गरीबों को खुश देखा जाता है। यहाँ गांधी जी ये बताते हैं कि अमीर लोग अक्सर मानसिक या भावनात्मक तनाव से जूझते हैं, जबकि गरीब लोग अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं, क्योंकि उनके पास भौतिक इच्छाएं कम होती हैं। Millions will always remain poor. करोड़ों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। गांधी जी मानते हैं कि गरीबी हमेशा एक वास्तविकता रहेगी और इसे बदलने के लिए केवल भौतिक दृष्टिकोण पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुखों से दूर रहने की सलाह दी। गांधी जी बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने यह समझा कि अधिक भोग और सुख केवल असंतोष और मानसिक तनाव को जन्म देते हैं और इसलिए उन्होंने हमें इनसे दूर रहने की सलाह दी। We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago. हमने हजारों साल पहले जैसा हल इस्तेमाल किया, वैसे ही काम किया। गांधी जी का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने सरलता को अपनाया और हमें दिखाया कि जीवन में अत्यधिक भौतिक प्रगति की बजाय साधारण तरीके से जीवन यापन करना अधिक महत्वपूर्ण है। We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. हमने पहले जैसा ही घर और पहले जैसी शिक्षा प्रणाली बनाए रखी है। यहाँ गांधी जी ये बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भौतिक प्रगति से अधिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक परंपराओं को महत्व दिया। उन्होंने शिक्षा और जीवन शैली को सरल और स्वदेशी रखा। We have had no system of life-corroding competition. हमारे पास जीवन को नष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धा की कोई प्रणाली नहीं रही है। गांधी जी के अनुसार हमारे समाज में कभी भी घातक प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं था। यह प्रतिस्पर्धा केवल मानसिक तनाव और असंतोष को जन्म देती है। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. हर व्यक्ति अपनी खुद की नौकरी या व्यापार करता था और नियमित वेतन लेता था। गांधी जी बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक स्वच्छ और संतुलित जीवन जीने की आदत डाली, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाता था और अपने कार्य के अनुसार उचित वेतन प्राप्त करता था। It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. यह नहीं था कि हमें मशीनों का आविष्कार करना नहीं आता था, लेकिन हमारे पूर्वजों को यह पता था कि अगर हम ऐसी चीजों की ओर आकर्षित होते, तो हम गुलाम बन जाते और अपनी नैतिक ताकत खो देते। गांधी जी ये बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने समझा था कि अत्यधिक भौतिकता और मशीनों की ओर ध्यान केंद्रित करने से हमारी स्वतंत्रता और नैतिकता खो सकती है। They, therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. इसलिए उन्होंने सोचा समझकर ये निर्णय लिया कि हमें वही काम करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते थे। गांधी जी का मानना था कि हमें अपनी शारीरिक क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे हम नैतिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र रह सकते हैं। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. उन्होंने देखा कि हमारी असली खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों का सही उपयोग करने में है। गांधी जी ये मानते थे कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य शारीरिक श्रम और साधारण जीवन शैली में है, न कि भौतिक चीजों और विलासिता में। मुख्य संदेश: गांधी स्पष्ट करते हैं कि भौतिक समृद्धि खुशी और संतोष की गारंटी नहीं होती। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि सरल जीवन और शारीरिक श्रम हमारे असली स्वास्थ्य और खुशी का मार्ग है, और यह हमें अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance. उन्होंने आगे तर्क दिया कि बड़े शहर एक जाल और एक बेकार बोझ हैं। गांधी जी के अनुसार
हमारे पूर्वजों ने यह समझा कि बड़े शहर लोगों के लिए एक जाल की तरह हैं, जहां वे कई समस्याओं में उलझ सकते हैं। बड़े शहरों को उन्होंने बेकार का बोझ माना, क्योंकि वे जीवन को जटिल बना देते हैं। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग इनमें खुश नहीं रहेंगे। गांधी जी बताते हैं कि बड़े शहरों में रहने वाले लोग वास्तव में खुश नहीं होते। वहां की भागदौड़ और आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण लोग मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रह पाते। That there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, कि वहां चोरों और डाकुओं के गिरोह होंगे, वेश्यावृत्ति और बुराइयां फलें फूलेंगी। बड़े शहरों में अपराध ज्यादा होते हैं। चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति और अन्य अनैतिक कार्य वहां आसानी से पनपते हैं, क्योंकि लोग लालच और जरूरतों के कारण गलत रास्तों पर चले जाते हैं। And that poor men would be robbed by rich men, और गरीबों को अमीरों द्वारा लूटा जाएगा। गांधी जी ये बताते हैं कि बड़े शहरों में अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं। अमीरों का वर्चस्व बढ़ता जाता है और गरीबों की स्थिति और कमजोर हो जाती है। They were therefore satisfied with small villages. इसलिए वे छोटे गांवों से संतुष्ट। हमारे पूर्वजों ने छोटे गांवों को प्राथमिकता दी, क्योंकि वहां जीवन सरल, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण होता है। गांवों में अपराध कम होते हैं और लोग अधिक संतोषजनक जीवन जीते हैं। मुख्य संदेश: गांधी जी इस पैराग्राफ में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने बड़े शहरों की तुलना में गांवों को अधिक महत्व दिया। इस वीडियो में हमने सिर्फ 8 पैराग्राफ तक ही डिस्कस किया है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के अगले पैराग्राफ और लेसन के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो 12वीं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने और समझने में मददगार साबित होगा। मैं संतोष कुमार बहुत जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में इसी चैप्टर के अगले पैराग्राफ और लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।